सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता कई रोज़ से जो हालात मुल्क में बने हुए थे, इन हालात का तकाजा यही था कि प्रोग्राम भारत की असलियत और इसकी हकीकत दिखाने के लिए किया जाए, क्योंकि भारत के जंगी जुनून की वजह से मुल्क में हर चीज़ की हैसियत, अगर मैं सेकेंडरी कह दूं तो आप मेरी बात को सेकंड करेंगे, सेकेंडरी हो चुकी थी। प्राइमरी अगर कोई चीज़ थी तो वो सिर्फ पाकिस्तानियत थी, मुल्क का दिफा था, मुल्क की सलामती थी। और इसलिए ऐवान हो, सरहद हो, मीडिया हो या कोई भी शोबा हो, हर जगह से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़। जब पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिंदान शिकन जवाब मिल गया तो यकीनी तौर पर उसकी तशफी भी होगी। और अब हाल ये है कि वो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी से मदद की भीख मांग रहा है। हालात अब साजगार हुए तो मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ फिर से शुरू हो चुकी हैं और आज की बड़ी सियासी सरगर्मी का महवर था हमारा और आपका पार्लिमान। आज पार्लिमान में एक साहब की तकरीर देखकर मुझे एक वाकया याद आ गया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन। एक बादशाह का वजीर बहुत खुशामदी था। खुशामद का मतलब पता है ना, खुशामद करता था। बादशाह जो भी कहता वजीर फ़ौरन उसकी तायीद करता। एक दिन बादशाह ने कहा कि बैंगन बहुत अच्छी तरकारी है। वजीर कहने लगा कि सरकार बैंगन के क्या ही कहने, जायकेदार खूबसूरत तरकारियों का बादशाह है। हकीम यहाँ तक कहते हैं कि बैंगन कई बीमारियों का इलाज भी है। अगले दिन बादशाह किसी और मूड में था। आपको पता है जी, बादशाहों का यही हिसाब किताब था कि पल में तोला पल में माशा। कहने लगे कि बैंगन बहुत बुरी तरकारी है। वज़ीर ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई और वज़ीर बोला, जी हुजूर, बैंगन भी भला कोई तरकारी है? काला मुंह है, ना शक्ल है, ना जायका है। और तो और हकीम ये कहते हैं कि बैंगन खाने से खून में खराबी पैदा हो जाती है। बादशाह ने हैरान होकर कहा कि कल जब मैं बैंगन की तारीफ कर रहा था तो तुम भी तारीफ कर रहे थे और आज मेरी देखा देखी बैंगन की बुराई कर रहे हो। वजीर ने जवाब दिया, जहाँपना मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। अब जिन साहब की तकरीर देखकर मुझे ये वाकया याद आया, उनका नाम है, आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं जी, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के बयानात से तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ ही हैं। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एहसन इकबाल साहब ने वो कारनामे अंजाम दिए जो लोग सुनते हैं तो लिटरली सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार का जो आलम अगर हम कहें इस वफ़ादारी का, तो जो कारनामा नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होता कि दुनिया में ऐसा कोई कारनामा मैंने किया, यानी खुद नवाज शरीफ ने किया, वो भी एहसन इकबाल साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ही किया होता है। आज एहसन इकबाल साहब ने बुक ऑफ नवाज शरीफ से मज़ीद कई कारनामे निकाले ताकि वो मौजूदा हुकूमत को ये एहसास दिला सकें कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को अगर तरक्की करने का हुनर सीखना है तो नवाज शरीफ साहब की इस किताब में से आप बखूबी सीख सकते हैं। एहसन इकबाल साहब को ज़रा मुलाहिज़ा तो कीजिए पहले क्लियर। इकबाल साहब यकीनी तौर पे एक पढ़े लिखे और काबिल, अगर समझदार कह दूँ वो भी मेरे ख्याल से सूट करेगा, ज़हीन शख्स कह दूँ वो भी सूट करेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि सरकार बैंगन का नौकर नहीं होता। लेकिन आपका नौकर हूँ मैं, तो ज़ाहिर बात है जैसी आप बात करेंगे आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, बल्कि आपके वो कारनामे भी बताऊंगा जो आपको खुद नहीं पता। हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करना अपोजिशन का फ़र्ज़ है, लेकिन सूरत हाल को समझते हुए सिर्फ तनकीद को मकसद बनाकर बात करना ये हरगिज़ ठीक नहीं है। कुलभूषण यादव एक भारतीय जासूस था, कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया था। वो सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल से कदरे मुख्तलिफ थी। बात हर बंदा समझ सकता है, हर पाकिस्तानी बाखूबी समझ सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब भारत ने कुलभूषण का मामला आलमी अदालत में, नाज़रीन आपको याद होगा, उठाया था, पाकिस्तान इनकार कर सकता था। पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं था कि वो कुलभूषण यादव का मुकदमा आलमी अदालत में लड़े। पाकिस्तान उस मामले पर साफ इनकार कर सकता था कि हमने भारत का जासूस पकड़ा है, हम इसका फैसला अपने आइन और अपने कानून के मुताबिक करेंगे, और होना भी शायद यही चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान ने भी भारत के मौक़िफ़ की तायीद की और मुकदमा आलमी अदालत में ले गया। क्या ये हमारी सिफारती नाअहली नहीं थी? दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्यों आपके जो पीरो मुर्शद हैं शरीफ आज़म जनाब हज़रत नवाज शरीफ साहब कह दूं, उन्होंने कुलभूषण यादव के मुकदमे को आलम अदालत में धकेला था। क्यों धकेला था आज मैं आपसे पूछती हूँ। फिर नवाज शरीफ साहब कौम मुत्तहिदा में तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ भी नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण यादव का नाम लेना तक गवारा नहीं किया। क्या ये हमारी सिफारती नाअहली नहीं थी एहसन इकबाल साहब? और पूरी नून लीग से मैं मुखातिब पूछ रही हूँ, जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब,
उस वक्त ना भारतीय तैयारे पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल हो रहे थे और ना ही भारतीय आबदोजें पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रही थी, ना ही भारत ने जंगी माहौल पैदा कर दिया था। उस वक्त तो माहौल बड़ा नॉर्मल था। फिर कौन सा दबाव था नवाज शरीफ साहब पर जो उनकी पर्ची में, लिटरली जो पर्ची होती है इसमें कुलभूषण यादव का नाम ही नहीं लिखकर दिया गया था उनको, क्योंकि उन्होंने तो लिखे हुए पढ़ना होता है, अपना तो जहन काम नहीं करता। क्यों वो अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे गुरेज करते रहे कि कुलभूषण यादव एक हाजिर सर्विस नेवी का ऑफिसर है जिसको भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए भेजा था। उस जासूस ने ये कन्फेस किया था कि वो बलोचिस्तान और कराची में तकरीब कारी करने की नीयत से पाकिस्तान आया था। वो यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बॉम्बे बिरयानी नहीं खाने आ गया था कि देखे पाकिस्तान से भी बॉम्बे बिरयानी मिलती है कहीं। तब कहां गई थी आपकी सिफारतकारी एहसन इकबाल साहब? आपके दिलों के वजीर आजम शरीफ आजम हजरत नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल क्या था, जरा देख लीजिए। चना बल्कि सवाल चना जवाब गंदुम कुछ भी कह लें, मुझे खुद मिक्स होना शुरू किया। साहब ही पूछ रहा था कि नवाज शरीफ साहब आपने भारत से बात की कुलभूषण यादव के मुतालिक, नवाज शरीफ साहब क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहे हैं कि इसके बावजूद हम चाहते हैं हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। बात और वज़ीर आज़म क्या नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल नाजरीन ये होना चाहिए था? मैं आपसे पूछती हूँ। एहसन इकबाल साहब को नवाज शरीफ साहब का ये बयान और रवैया यकीनी तौर पर बहुत क्या लगा होगा, आइडियल लगा होगा। आइडियल, बिल्कुल आइडियल से भी बढ़ के कुछ हो तो वो लगा होगा, क्योंकि एहसन इकबाल साहब बैंगन के वजीर नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब के वजीर भी हैं और वकील भी हैं। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। पाकिस्तान ने भारत का जासूस गिरफ्तार नहीं किया था। भारत ने पाकिस्तान की हदूद में दखल अंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने उसके 2 तैयारे मार गिराए थे और पायलट को गिरफ्तार किया था। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया था, क्योंकि मोदी वो भारत का एक ऐसा खुदकुश और खुदगर्ज वजीर आजम कह दूँ तो गलत नहीं होगा जो अपने मुल्क से ज़्यादा अपने मुफाद, कुर्सी को, अपनी वजीर आजमशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप को अहमियत देता है। मोदी ने भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगा दिया था। अगर जंग शुरू हो जाती तो नुकसान दोनों जानिब से इंसानों का होता। सरहद पार यहाँ से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो तकरीर की है, जो इक़दाम किया, उसके सिवाय एहसन इकबाल साहब के पूरी दुनिया मौतरफ है। आलमी अखबारों की बात कर लें, गैर मुल्की तजियाकारों की बात कर लें, खुद भारत में रहने हर पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा शख्स, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इमरान खान साहब के इस इक़दाम को पाकिस्तान की सिफारती जीत करार दे रहे हैं, बल्कि मोदी को आईना दिखा रहे हैं लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत भी करार दिया जा रहा है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ये बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए जरा, मोदी बिल्कुल पाकिस्तान आया था एहसन इकबाल साहब, लेकिन क्यों आया था, वजह क्या थी? क्या आप बता सके? आप नहीं बता सकते, बताइएगा जरा वजह क्या थी? अमन के लिए मुज़ाकरात करने आया था? मकबूजा कश्मीर के मसले पर बात करने आया था? पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था? अपनी गलतियां तस्लीम करने आया था? तिजारती मुआहदों पर दस्तखत करने आया था जो हमारी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होते? पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का ऐलान करने आया था? LOC की खिलाफ वर्जी जो आए दिन वो करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, वो ना करने का ऐलान करने आया था कि आज से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जारहाना तर्ज अमल को खैर बात कहने आया था। चले मोदी आया और आकर चला गया, इसमें मुल्क का क्या फायदा हुआ ये बता दें। क्या मोदी ने वापस जाकर कोई ऐसा एक इकदाम उठाया जिससे ये तासुर जाता हो कि मोदी के पाकिस्तान आने का वाकई कोई फायदा हुआ, कोई बेनिफिट हुआ? मेरा फिर वही सवाल और मशवरा भी कि आपने तो ये कह दिया कि मोदी खुद चलकर पाकिस्तान आया, लेकिन क्यों आया ये भी बता देते भाई साहब, तो बात मुकम्मल हो जाती है एहसन इकबाल साहब, और कौम को भी पता चल जाता है कि मोदी आखिर किस सिलसिले में पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान तो जंदाल भी आया था, जिसे हम कह दें कि मरी की सैर कराई गई। नवाज शरीफ साहब के आपके अल्फाज ये थे कि जी नवाज शरीफ दोस्तों का दोस्त है, और क्या कहते हैं जंदाल पाकिस्तान क्यों आया था बताइएगा ना जरा। और वापस जाने के बाद उसने पाकिस्तानी कौम के लिए कौन सी खुशखबरी सुना दी वो तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपको फिर भी बताना चाहिए था कि मोदी पाकिस्तान क्यों आया था, जंदाल पाकिस्तान क्यों आया था। फिर आपने दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को किसी काबिल नहीं समझा जाता। सर, अगर किसी काबिल नहीं समझा जाता तो सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर मोहम्मद बिन सलमान 2000 कैदियों की रिहाई का ऐलान ना करते जो सऊदी अरब में कैद हैं। कितनी खुशी हुई है उनके ख़ानदानों वालों को, ज़रा जाके पूछिएगा उन सबके घरों में, एक एक बंदे के घर जाइएगा। अगर किसी काबिल ना समझा जाता तो सऊदी अरब की जानिब से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान नहीं किया जाता। बचपन में बंटे नहीं खेलते थे वो इमरान खान साहब के साथ। एहसन इकबाल साहब, आपके इन इल्ज़ामात पर जर्मनी की मशहूर कहावत याद आ गई। अच्छा जी, अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देखकर आंखें बंद मत करो। एहसन इकबाल साहब, आंखें खोलिए और ये देखिए हकीकत जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स है। जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा साबिक भारतीय जज का।
आपने देखा साबिक भारती जो हैं ये चीफ जस्टिस, और ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नोबेल प्राइज़ भी वो डिजर्व करते, साथ ही क्या कह रहे हैं, उन्होंने स्कॉलर तक कह दिया इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा लोग उनको सियासतदान समझते हैं, बहुत से लोग आज तक क्रिकेटर समझते हैं, लेकिन उन्होंने एक तीसरी टर्म इंट्रोड्यूस करी। उन्होंने कहा वो सिर्फ सियासतदान और क्रिकेटर नहीं बल्कि स्कॉलर भी हैं, रिवायती हरी भारत में रहने वाले एक साबिक जज हैं जो बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब ने अपनी किताब गद्दार कौन है में ये लिखा था कि 1993 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा था कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। बाद में उन जुमलों को हटवा भी दिया गया था। ये भी ज़रा सोचिएगा कितना प्रेशर। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि कारगिल में भारत के पीठ पर खंजर घोंपा गया था, और एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की बेहतरीन और क्या आला सिफारितकारी की, जबकि ये भारत के साबिक चीफ जस्टिस साहब थे जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार। यकीनी तौर पर नहीं, बचपन में सब बंटे लूडो या कैरम बोर्ड भी नहीं खेलते थे यकीनी तौर पर, बल्कि इमरान खान साहब के उस बेहतरीन फैसले के हामी हैं, उस शानदार इकदाम के मोतरफ हैं जो इमरान खान साहब ने मौजूदा सूरत हाल को देखकर उठाया है। इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने मुल्क का ही नहीं सोचा, बल्कि इमरान खान साहब ने पूरे खित्ते का सोचा, बल्कि अगर मैं कह दूं इंसानियत का सोचा तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत को यह भी बता दिया कि किसी भी हमले की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है, और यह भी बता दिया कि पाकिस्तान रकबे में छोटा लेकिन दिल और दिमाग और ज़र्फ में भारत से कई गुना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। एहसन इकबाल साहब, बैंगन अगर अच्छा लगता है तो कहिए कि बैंगन अच्छा है, और अगर बैंगन पसंद नहीं तो खुलकर कहना सीख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब बैंगन पसंद नहीं है मुझे। हुकूमत पर तनकीद कीजिए, हुकूमत की इस्लाह कीजिए, भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा कीजिए, लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज मत कीजिए जिसे दुनिया तस्लीम करने पर अब मजबूर हो चुकी है, जिसे खुद भारतीय अवाम तस्लीम कर चुके हैं। नाजरीन, एहसन इकबाल साहब और उनके रूहानी ताहियात कायद शरीफ आज़म जनाब हज़रत नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कुछ और भी अहम बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके साथ करना, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। हम बात कर रहे थे बादशाह की, बादशाह के वजीर की, जो बादशाह की हर बात में हाँ मिलाता है। बैंगन अच्छा है तो अच्छा है, चाहे आपको बुरा ही लगता हो। और एक अदद बैंगन की हमने बात आपको बड़ी तफसील से बता दी। हम वजीर से ये गुजारिश भी कर रहे थे कि भाई साहब कुछ अपना जहन भी इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि तुम एक काबिल इंसान हो। बादशाह को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकती है तो वो है उसके वजीरों की खुशामद। ये खुशामद ही वो शय है जिसकी वजह से बड़ी सल्तनतों के शहनशाहों के तख्त उलट गए थे। और बादशाह भी इंसान है, गलत सही फैसला कर सकता है। खैर, अब तो बादशाह ही नहीं रहा, लेकिन किस्मत देखिए और वज़ीर आज वकील बन गया है। मोहतरम जनाब शरीफ आज़म हज़रत नवाज शरीफ साहब के वकील आज़म एहसन इकबाल साहब का एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर तनकीद की, बल्कि अपने पीरो मुर्शद कह दूँ नवाज शरीफ साहब तो गलत नहीं होगा, उनके दौरे हुकूमत के कारनामे भी गिनवा दिए हैं। ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर, उसके फैसलों पर तनकीद हम भी करते रहे। यकीनन जो वादे अवाम से इमरान खान साहब ने इंतखाबात में आने से पहले किए थे, अवाम मुंतज़िर हैं कि उन पर अमल दरामद आखिर कब शुरू होगा और कितना होगा, किस हद तक होगा, कब अवाम को अपने हक़ में तब्दीली बाकायदा होती हुई नज़र आएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद 100 दिन का आपको याद होगा एजेंडा था, जिस पर तनकीद करते रहे बहुत से लोग, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते रहे। तनकीद का निशाना ना सिर्फ आपने बनाया बल्कि हमने भी बनाया, लेकिन एक डिफरेंस था, एक फ़र्क था। अब सुनिएगा फ़र्क क्या था। फ़र्क यह था कि हमने तनकीद बराए इस्लाह करने की नीयत से तनकीद की, और आपकी तनकीद काफ़ी हद तक लाहासिल थी, और अगर बिला जवाज़ कह दूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। खाबर मानिका का मामला हो, आज़म सवाती का, या फिर राजा बिशारत का, हमने तहरीक इंसाफ को बार बार उसका मंशूर याद करवाया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके वादे याद करवाए। लेकिन एक बात जो आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से, वो ये है कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में आने से पहले इलेक्शन मुहिम में ऐसे दावे भी कर जाती है जिन पर फौरी अमल दरामद पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है निज़ाम। इमरान खान साहब चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो, वो एक दिन में कैसे हो सकता है? उसके लिए तो वो शाही निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा ना, जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा है। वो स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा ना, जिस पर पिछली हुकूमतों ने मज़े लूटे। कैसे?
पिछले 10 सालों में अवाम के लिए मेरिट कहाँ था? सोचिएगा ज़रा, अवाम आप सोचिएगा क्या मौजूद था। अगर हम बात करें मेरिट नाम की किसी चीज़ की, पिछले 10 सालों में हुकूमती नौकरियों की जो बंदर बांट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो हो रही थी, वो क्या अपनों में नहीं हो रही थी? पिछले 10 सालों में हर हुकूमती इदारे में अपने मनपसंद अफराद की भर्तियाँ नहीं की गई? पिछले 10 सालों में हुकूमती निज़ाम के हर शोबे में तारीखी करप्शन क्या नहीं की गई? मौजूदा हुकूमत ने 7 माह गुजारे। नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत तो चली गई, लेकिन वो तमाम अफराद ताहाल मौजूद हैं जो पिछले 10 सालों से हुकूमती इदारों में मुलाजिम थे। बड़े से लेकर छोटे लेवल तक अगर हम बात करें हुकूमती मुलाजिमीन की, अपने अपने लेवल पर हर बंदा पूरी तरह से करप्शन करता दिखाई दे रहा है। बड़ी वाफिर तादाद में लोग पाए जाते हैं। और नाज़रीन, करप्शन होती क्या है? एक छोटी सी मिसाल ले लें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नौकरी की तारीफ क्या है? गवर्नमेंट नौकरी मिल जाने का मतलब ये कि बगैर काम के पूरी अयाशी, घर बैठकर तनख्वाह लेना, ये वो निज़ाम है जिसके लोग आदी हो चुके हैं। अभी हमारा ही कोई अजीज़ अगर हमें आके बताए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बेख्तियार हम क्या कहेंगे कि वाह भाई, मज़े आ गए, आराम से गुजर जाएगी ज़िंदगी, अब तो मसला ही नहीं है। हमारा यही बेख्तियार जवाब हमें बताता है कि ये निज़ाम आखिर है कि और हमारे समा चुका है, हम आदी हो चुके हैं। जबकि असूलन गवर्नमेंट नौकरी सबसे ज़्यादा टफ नौकरी होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, क्यों टफ नौकरी होनी चाहिए गवर्नमेंट नौकरी? इसलिए कि आपको हुकूमत ने मुलाजिम रखा अवाम के लिए। आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो अवाम के टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। आप खादिम में अवाम के, एक हुकूमती मुलाजिम पर फ़र्ज़ होता है कि वो जो ओहदा उसे दे दिया जाता है उसकी पासदारी करे ताकि अवाम का फ़ायदा हो सके। लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत की गंगा हमेशा उल्टी बहती रही है। इसको तब्दील करने में ना सिर्फ एक आम सा सरकारी मुलाजिम भी इमरान खान साहब की मुखालिफत करेगा, बल्कि हर महकमे का करप्ट अफसर जिसके मुंह को रिश्वत, आराम तलबी लगी हुई है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये निज़ाम तब्दील हो। तो प्रैक्टिकली इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। इसीलिए इमरान खान साहब इंतखाबात से पहले भी और अब भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि निज़ाम ठीक हो गया तब्दीली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और बिलाशुबा अभी मौजूदा हुकूमत भी इस निज़ाम को तब्दील करने में काफ़ी ज़्यादा पुरअज़्म दिखाई देती है, एटलीस्ट दिखाई देती है, और इसकी कुछ गलतियाँ भी हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, आपको ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत में आने से पहले इंतखाबी नारों में और प्रैक्टिकली उन पर अमल करने में वाज़े एक फ़र्क होता है, एक लाइन होती है, बाकायदा फ़र्क होता है। ऐसे नारे तो आपके ताहयात कायद भी लगाते रहे। देखिए 2013 में आपके ताहयात कायद मोहतरम क्या फरमाते थे। नवाज शरीफ साहब का क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये नवाज शरीफ साहब का मियाँ वाली का जलसा है नाजरीन, जो उन्होंने अपनी 2013 की इंतखाबी मुहिम में किया था। तीसरी बार वजारत उज़्मा के लिए बेताब नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे कि उनको तीसरी बार वजीर आज़म बना दें। वो अब की बार तो इस मुल्क का मुकद्दर बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान का मुकद्दर तो ना बदल सका जब उनको तीसरी बारी दी गई थी 2013 के इंतखाबात के बाद। लेकिन नवाज शरीफ साहब का मुकद्दर उनकी सोच के बिल्कुल बरक्स बदल गया। अच्छा, ये इंतखाबी दावे करने वाले सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं थे। एहसन इकबाल साहब, आपके मौजूदा कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब की भी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा। और ये थे आपके मौजूदा और आरजी कायद मुस्लिम लीग नून, कह दूं तो गलत नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने हुकूमत में आने के बाद अपने कितने ही दावों पर, कितने ही वादों पर माफ़ी भी मांगी थी। तो एहसन इकबाल साहब, इंतखाबात से पहले इस किस्म के दावे तो हर सियासी जमात करती है। अगर पीटीआई ने भी की और उनके कुछ सही साबित नहीं हो रहे फिलहाल, तो ऐसी क्या परेशानी कि आप लोग तनकीद करने पर आ गए। आसिफ अली जरदारी साहब क्या कुछ कहते रहे, नवाज शरीफ साहब की मुखालिफत जब वो करते रहे, उन्होंने क्या कुछ करने की कस्में तक खा ली थी, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के वो हामी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बातें की थी ना, कि ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ ने, इसी अंदाज में, लेकिन दोबारा साथ जीने मरने की कस्में खा ली, घसीटा तो नहीं। ये सियासत है, और आपकी जमात से ज़्यादा इस किस्म की सियासत करनी और शायद किसी को आती भी नहीं। इसमें तो ये चीज़ बनता है कि आप लोगों से कोई सीखे इस तरह की सियासत करना। आप लोग इतने बड़े बड़े दावे कर जाते हैं जिनकी वजाहत फिर खुद आप लोगों के पास होती नहीं। आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आती। फिर होता ये कि सवाल आपसे कुछ पूछा जाता है, जवाब आप लोग कुछ दे रहे होते हैं। सवाल गंदम होता है, जवाब चना होता है, बल्कि सवाल चना होता है, जवाब गंदम होता है। आप लोगों की समझ नहीं आ रही होती, आप लोग अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा होता है, आप लोग उसको घुमा रहे होते हैं, ओवर स्मार्टनेस का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन इन द एंड लोगों को बात समझ आ रही होती प्रैक्टिकली कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे लोग भी आपकी बेबसी और आपकी शर्मिंदगी के तासुरात आपके चेहरे पे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि अकल शऊर अल्लाह ताला ने हर बंदे को दिया, अशरफुल मखलूकात हैं भाई। हमको जानवर तो नहीं कि
हमें कोई सेंस नहीं होगी। हम देख रहे होते हैं आपके चेहरे पे जो निदामत और शर्मिंदगी नज़र आ रही होती है कि अब आप बात को गोलमोल करें, क्योंकि जवाब तो आप लोगों के पास है ही नहीं, तो ऐसी करतूतें क्यों करनी है जिसका बाद में बंदा जवाब ना दे सके और मुँह छुपाता फिरे। एहसान इकबाल साहब का अगला क्लिप ज़रा सुनिएगा। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया था। ऐसा ही कह रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है। नाज़रीन, मेरे कान बज रहे थे, आपको भी शायद ये समझ आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था और इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम की हालत में एक मुस्बत तब्दीली के आसार नज़र आने लगे थे। हम बड़ी बेस्ट नेशन हो गए थे, हमारी मईशत टॉप पे पहुँच चुकी थी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी बन चुकी थी, हॉस्पिटल्स तो बेतहाशा बन चुके थे कि हमसे संभाले नहीं जा रहे थे। आप कह रहे थे कि आपके 5 सालों में पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका था, लेकिन आपके ही ताहयात कायद अपनी हुकूमत में मईशत के बारे में क्या कुछ फरमाते रहे। शायद अब आपने कान बंद किए होंगे। एहसान इकबाल साहब अवाम की हालत ज़ार पर वो कैसे रोना रो रहे थे, ज़रा देख लीजिए। ये हुकूमत थी उस जमात की, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, ये हुकूमत उस जमात की थी जिसके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब हैं। उस जमात का नाम है जी मुस्लिम लीग नून। अब इस जमात तो कह नहीं, मैं उस जमात ही कह रही हूँ, शायद ये उस जमात माजी की जमात ही नज़र आना शुरू हो गई है जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस जमात ने अपने 5 साल पूरे किए और 5 साल पूरे होने से पहले नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि लोगों को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद घर देंगे। 70 सालों में जो कुछ बुरा हुआ वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी पहली 3 बारियाँ तो आपने ऐसी ली थी, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए ली थी प्रैक्टिकली। जो नाइंसाफ़ियाँ आवाम के साथ हो रही हैं, जो हक आवाम का खाया जाता रहा, कानून का दोहरा मयार जो आवाम के साथ रखा गया, मेरिट का जो कत्ल किया जाता रहा, ओहदों का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा, वो सब कुछ बंद हो जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब को अवाम को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का मौका मिल जाए, अवाम मौका दे दे। अगर नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिया जाए, नाज़रीन ज़रा आराम से सुनिएगा, तो फिर कोई मॉडल टाउन सानिया दोबारा नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा तो फिर दोबारा करप्शन नहीं होगी। अगर नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए तो फिर अल्लाह की कसम दोबारा पनामा लीक्स में अरबों की जायदादें शरीफों की नहीं बल्कि अवाम की निकलेंगी। आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब अपने ही दौर में अपनी ही हुकूमत में खड़े होकर अवाम की हालत ज़ार का रोना रोते रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके दौरे हुकूमत में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका था। किसकी बात पर मैं यकीन करूं एहसान इकबाल साहब, आपकी बात पर या ताहयात आपके कायद शरीफ आज़म हज़रत नवाज शरीफ साहब की बात पर यकीन करूं? आपकी बात का यकीन मेरा नहीं ख्याल मैं करती हूँ, हज़रत नवाज शरीफ साहब की बात का यकीन कर लेते हैं। एहसान इकबाल साहब हुकूमत को वक्त दीजिए, तनकीद करने का हक रखिए, वो आपका हक है। आप उनको याद करवा सकते हैं बहुत सी चीज़ें, अपना माजी अगर आप याद करें, माजी आप अपना ना भूलें, अपना माजी भी साथ साथ याद रखें जिस पर आपकी सियासत खड़ी हुई है। हुकूमत के कई फ़ैसले काबिल तनकीद हैं, लेकिन कई फ़ैसले लायक तहसीन भी हैं, उनमें फ़र्क रखिए। जहाँ तारीफ़ बनती वहाँ तारीफ़ करें, जहाँ तनकीद बनती वहाँ तनकीद करें। अब पुराना वक्त गुजर चुका है, अब वो दौर चला गया जब करप्शन पकड़े जाने पर जमहूरियत को ख़तरात लाहक हो जाते थे। हम तो वो लोग हैं जिनका ईमान ही यही है, असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू हो गई। और अगर रहेगी दुनिया की बात तो मैं कुछ आपके साथ ज़रा शायरी शेयर करना चाहूँगी जी। दुनिया में लज्जतें हैं, नुमाइश है, शान है। दुनिया में लज्जतें हैं, नुमाइश है, शान है। उनकी तलब में, हिर्स में सारा जहान है। अकबर से सुनो कि जो उसका बयान है, अकबर से सुनो कि जो उसका बयान है। दुनिया की ज़िंदगी फ़क्त एक इम्तिहान है। एहसान इकबाल साहब की बातें अपनी जगह, लेकिन एहसान इकबाल साहब की बातों ने हमारी बातें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। और नाजरीन, हमने आपको माजी की सैर भी करवा दी, वापस हाल में ला खड़ा किया। किसी भी जमहूरी हुकूमत का ये हक है कि वो अपने 5 साल मुकम्मल करे और इस दौरान वो हुकूमत कई सौ फैसले करती है, जिनमें बहुत से फैसलों पर तनकीद भी होती है और बहुत से फैसलों पर तारीफ़ भी होती है। हमें अब सेहतमंद सियासत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका, इससे ज़्यादा ये मुल्क मेरे ख्याल से नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कौम ने हर तरह, हर शक्ल, हर अंदाज में कुर्बानियाँ दी हैं। अब इस कौम का भी हक है कि इससे इसका हक दे दिया जाए। और अब आज की आखिरी बात, अच्छा नाज़रीन, आज की सिचुएशन के मुताबिक आखिरी बात जो मेरे जहन में आ रही, एक होती तनकीद बराए इस्लाह
और एक होती है बिला वजह तनकीद करना कि जी आपके मुखालिफिन हैं, आपको सर मत्थे से दुखते हैं तो भाई तनकीद तो करनी चाहिए, हमने तनकीद करनी है। उस तनकीद के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आते। जिस तरह मैं अब डिफरेंस आपको बताती हूँ कि जिस तरह अब हम तनकीद करते हैं तो हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, हम लोगों को उनका मंशूर याद दिलाते हैं कि तब्दीली वालों का नारा तब्दीली था और आपका मंशूर ये था, हम आपको याद दिला रहे हैं। लेकिन ये लोग जो बिला वजह तनकीद करते हैं, तो मैं सिंपल ये बात कहना चाहूँगी कि जब बिला वजह आप इतनी तनकीद करते जाएँ, तनकीद बराए इस्लाह ना करें, बस तनकीद बराए तनकीद करते चले जाएँ, तो असल तनकीद का वज़न भी आप खो देते हैं। असल तनकीद जब आप करते हैं तो उसका वज़न भी आप खो देते हैं। यानी आपकी असल जो बात है, जहाँ पे आप बिल्कुल सही भी होंगे, आप पीटते रह जाओ, लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे इसका तो काम है तनकीद करना, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।